हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। आज का जो टॉपिक है केमिस्ट्री का, हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इस लेक्चर्स को मैं 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड करूंगी। 3 पार्ट्स बनाएंगे हम। आज जो है फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, इसके बाद आपके पास सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है जी। अब इसके बाद है कि इसमें जो है आज के वाले टॉपिक में जो मैं कवर करने जा रही हूँ, उसमें मैं डायमंड के बारे में कवर करूंगी। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। और साथ में कार्बन जो है, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, ये सारी चीजें जो है छोटी छोटी डिस्कस करेंगे। आप नोट्स बना सकते हो, आप पेपर में इतना भी तैयार कर लेते हो, तब भी आपके मार्क्स जो है अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी हद तक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। तो जैसे आपने मेरे पहले फिजिक्स के और केमिस्ट्री के वीडियोस को प्यार दे रहे हो, मैं चाहूंगी कि आप इसको भी अच्छी तरह समझो चैप्टर को। अगर आपको ये फ्रूटफुल लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो बच्चों में शेयर करो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा योगदान है आपकी स्टडी में, जो आप आजकल ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हो। तो ऑनलाइन का मतलब है कुछ नया सीखो। ठीक है, तो आज टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ कार्बन। सबसे पहले है कि जो कार्बन है, कार्बन ये एक सॉलिड नॉन मेटल है। ठीक है, ये नॉन मेटल में आता है कार्बन। दिस इज नॉन मेटल। अगर आपको पूछा जाए कि कार्बन जो है मेटल है कि नॉन मेटल है, तो आप लिखोगे नॉन मेटल है। ठीक है, इसके बाद जो इसके सिंबल की बात करूं, अगर कार्बन को, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी के साथ। अब इसके एटॉमिक नंबर, अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर लिखूं, एटॉमिक नंबर इसका होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 6। ठीक है, और इसका जो मास नंबर होता है, मास नंबर, और वो होता है 12। अब देखो, कार्बन को ऐसे लिखा जाता है, मास नंबर हमेशा ऊपर लिखते हैं, और जो नीचे लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और दिस इज कॉल्ड मास नंबर। इसको मास नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके जो है के और एल, मतलब 6 है ना, तो आप इसको लिखोगे 2 एंड 4। अब देखो, जो इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ गए, दैट मीन इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी आ गई, 4 आ गई। कहने का मतलब, यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ आपको। अब देखो, अगर हम मेटल की बात बात करें, मेटल की, तो मेटल के जो अगर वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, जैसे मैंने सोडियम की, तो यहाँ पे 281 आया। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो दैट मीन जहाँ पे 1 इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 दिखे, 2 दिखे या 3 दिखे, तो यही डिसाइड कर देता है कि दिस इज मेटल और नॉन मेटल। अब ये है कि जो मेटल है वो लूज करती है, लूज कर देती है आसानी से पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए इनके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। और जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल में जैसे 5 6 और 7 आ गया। अगर वैलेंसी निकाले, 8 में से 5 माइनस कर दो 3, 8 में से 6 माइनस कर दो 2, और 8 में से 7 माइनस कर दो 1। तो कहने का मतलब है नॉन मेटल। तो यहाँ पे अगर 5 6 7 लिखा है, तो दैट मीन दिस इज ए नॉन मेटल, और ये गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और जो आता है मेटलॉइड, मेटलॉइड, मेटलॉइड में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे पाता है, ना ये देता है, ना ये लेता है, लेकिन ये जो है कोवलेंट बॉन्डिंग को रिप्रोड्यूस करता है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे के साथ मिलके। दूसरा है जो कार्बन की एटॉमिसिटी है, कार्बन में एक ही एलिमेंट है, तो इसकी एटॉमिसिटी जो है, एट, एक मिनट, एटॉमिसिटी जो है
वो कितनी है अगर आपको पूछा जाए तो आप लिखोगे 1। कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है 1। अब देखो कार्बन में ना एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी रखता है, इसमें अलग नेचर है यूनिक प्रॉपर्टी का। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कि ये अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ लिंक हो जाता है, मतलब सेल्फ लिंक होके एक लंबी चेन बना देता है, लॉन्ग चेन फॉर्म कर देता है। आप कैटिनेशन की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सेल्फ लिंकिंग, इसकी जो सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन, फॉर्म लॉन्ग चेन। तो ये एक लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको बोला जाता है कैटिनेशन। कैटिनेशन की ये एक्चुअल में डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखो ये सेल्फ लिंकिंग कैसे हुआ, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो ऐसे कार्बन मिलके अपने ही कार्बन के साथ ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बनाता है। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टी को समझने के लिए जो आगे जाके आप हायर क्लासेस में एक पूरा एक लेसन पढ़ोगे, उसको बोला जाता है, मतलब जिसके बारे में आप स्टडी करोगे सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी कार्बन बेस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे आप +1 में जाओगे ना, आपको वहां पे दिख जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पे पढ़ोगे। अब बात करते हैं कि व्हाट इज ए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कि हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन को भी कंटेन करते हैं, साथ में कार्बन को कंटेन करते हैं, उनको बोला जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, उनको क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन। अब जो कंपाउंड ऑफ कार्बन होते हैं, कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है, कंपाउंड ऑफ कार्बन का मतलब है कि ये जो है कार्बन से बने होते हैं, उनके कंपाउंड होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है इनको। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो ये देखो CH4, अगर ऐसा कोई कंपाउंड आपको दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो इसको बोला जाता है, ये जो है हाइड्रोकार्बन है। तो इसका जो CH4 का नाम होता है मीथेन होता है, मीथेन। मतलब अब ये देखो कार्बन जो है, कार्बन में यूनिक प्रॉपर्टी तो है कि वो एक कार्बन जो है सेल्फ लिंकिंग भी होता है, और ये देखो दूसरे के साथ भी लिंक बनाता है। कैसे? जैसे ये लिखना चाहूँ स्ट्रक्चर, तो आप लिखोगे, ये कार्बन लिखो, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलके ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। तो ये जो है सिंगल बॉन्ड हो गया, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ भी मिलके कंपाउंड बना रहा है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात करते हैं कि कार्बन मिलता कहाँ, कैसे कैसा मिलता है? अकरेंस ऑफ कार्बन, अकरेंस ऑफ कार्बन, अकरेंस ऑफ कार्बन जो है दो तरीके से आपको मिलता है। एक तो है फ्री स्टेट में मिलेगा, फ्री स्टेट जो नेचर हमें देती है, एक मिलती है कंबाइंड स्टेट। ठीक है, आपको मैं सभी स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है, तो ये मेरे वीडियो को शेयर करो। ठीक है, अब देखो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊं। आगे देखो फ्री स्टेट की अगर बात करूं कार्बन की, तो फ्री स्टेट में कार्बन हमें कैसे मिलता है? डायमंड के रूप में मिलता है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और कोल हो गया, कोल और कोक, ये जो है फ्री स्टेट फॉर्म में है कार्बन। ठीक है, आगे है कंबाइन स्टेट। कंबाइन स्टेट में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन्स हो गए, और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, जिसको मार्बल बोला जाता है,
मार्बल, ये सारे क्या है कंबाइंड स्टेट। पेट्रोल जो यूज करते हैं वो भी हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है, तो ये जो कार्बन का पार्ट हो गया। जो आप वेजिटेबल ऑयल यूज करते हो, वेजिटेबल ऑयल, वो ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड तो एलपीजी और सीएनजी, ठीक है, ये सारे क्या हैं कार्बन के ही पार्ट्स हैं। अब देखो जो कार्बन है, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है, फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो सांस लेते हैं, ठीक है, जिसमें प्लांट और एनिमल आ गए, प्लांट और एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स। अब देखो प्लांट्स और एनिमल्स ये किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए एंड विटामिन हो गए, ठीक है, विटामिन्स जहाँ विटामिन्स। क्लियर? कहने का मतलब है कार्बन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे प्लांट और एनिमल की बात करें तो ये किससे बने होते हैं? प्लांट और एनिमल्स किससे बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे ह्यूमंस है, हम लोग हैं, तो हम भी किससे, हमारी जो बॉडी है वो कार्बन बेस है। तो जो भी आप खाना खाते हो वो भी सारा कार्बन बेस होता है, ठीक है। हमारी बॉडी जो है एक प्रोटीन के रूप में है, और जो हमारी बॉडी जो हम खाना खाते हैं वो भी कार्बन के बेस है, ठीक है, कार्बन बेस खाना खाया जाता है। अब देखो रोल जो है कार्बन का हमारी लाइफ में कैसा है। रोल ऑफ कार्बन, रोल ऑफ कार्बन इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में जो है कार्बन का क्या रोल है। सबसे पहले जो आप फ्रूट्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारी बॉडी है वो कार्बन बेस है, तो हम कार्बन बेस ही प्रोडक्ट खाते हैं। जैसे हम कॉफी पीते हैं, कॉफी जो है पीते हैं, पल्सेस खाते हैं, ठीक है, पल्सेस हो गया, शुगर हो गया, तो इस सब में क्या होता है? कार्बन कंपाउंड होता है। क्या होता है? कार्बन का कंपाउंड होता है, कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब जैसे दूसरी बात करें कि जो प्लास्टिक है, रबड़ है, जहां मैं लिखूं लेदर, ठीक है, लेदर एंड डाइज, ये भी कार्बन कंपाउंड्स हैं। आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओगे उसके बाद इन्हीं को रिवाइज कर लेना, काफी हेल्पफुल रहेगा, आपको बुक रीड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है जो फ्यूल्स हम यूज करते हैं वो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, जो आप पेट्रोल यूज करते हो, कैरोसिन यूज करते हैं, ठीक है, और कुकिंग गैस हो गई, ये भी कार्बन कंपाउंड है, कुकिंग गैस। डीजल हो गया, ठीक है, डीजल एंड नेचुरल गैस, ये सारी क्या है? कार्बन बेस है, नेचुरल गैस। जो आप घर में सोप यूज करते हो, सोप हो गया, ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट, वो भी क्या है? डिटर्जेंट, वो भी क्या है? सारे कार्बन बेस हैं, ठीक है। जो आप कपड़े पहनते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमारी बॉडी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में आती है, तो हम जो है हमारी बॉडी कार्बन बेस है, तो जो भी चीजें हम यूज करते हैं कार्बन बेस। इवन कि जो आप क्लोथ पहनते हो, क्लोथ्स पहनते हो, वो भी कार्बन बेस होते हैं, जैसे नायलॉन के क्लोथ होते हैं, ठीक है, पोलिस्टर हो गया, पोलिस्टर, पोलिस्टर हो गया, कॉटन वूल हो गया, ठीक है। तो ये सारे किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो भी आप प्रोडक्ट खाते हो, घर में यूज कर रहे हो, समझ लो वो सारा कार्बन बेस ही है। आगे बात करते हैं कि एलोट्रॉपी क्या होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा जाता है कि एलोट्रॉपी क्या है। एलोट्रॉपी का मतलब है कि कुछ एलिमेंट, सम एलिमेंट, some element exist in more than one form in the same physical state, in the same
फिजिकल स्टेट। दोबारा सुनो, सम एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए मोर देन वन फॉर्म, मतलब वो एक कुछ एलिमेंट मतलब एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इन द सेम फिजिकल स्टेट, उनको एलोट्रॉपी बोला जाता है। अब देखो, एलोट्रॉपी के बाद एक वर्ड बहुत यूज होता है केमिस्ट्री में, एलोट्रॉप। कार्बन वाले चैप्टर में तो डेफिनेट इसका बहुत यूज होता है, एलोट्रॉप। एलोट्रॉप मतलब ये कार्बन बेस ही होता है। अब कार्बन के दो एलोट्रॉप है जो बहुत यूज होते हैं, जो केमिस्ट्री में आपको 10th तक पढ़ने को मिलेंगे। एक तो है डायमंड, एक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ठीक है। कहने का मतलब है ये कार्बन से बने हैं, तो इनका जो केमिकल नेचर होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी इनकी, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी, ठीक है। बट ये दोनों देखने में डिफरेंट है, तो मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, मतलब डायमंड अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ग्रेफाइट अलग करता है। तो इनकी फिजिकल अपीयरेंस, मतलब जो देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये डायमंड है, ग्रेफाइट। अब जैसे डायमंड है तो आप जो है ज्वेलरी यूज करते हो, तो जहाँ ग्रेफाइट है पेंसिल का सिक्का होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब पेंसिल का जो लेड है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट दोनों बने किससे हैं? कार्बन से। कहने का मतलब है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप। दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप। कहने का मतलब, आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो कि एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, आप लिख सकते हो, एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एलोट्रॉप, ठीक है। अब एलोट्रॉप ऑफ कार्बन भी आगे अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, तो मैंने भी चैप्टर को उसी हिसाब से डिवाइड कर दिया है। इसके बाद एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में दो फॉर्म आती हैं, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ, ये टेबल आपको हेल्प करेगा। एक आता है क्रिस्टेलाइन फॉर्म, क्रिस्टेलाइन फॉर्म, क्रिस्टेलाइन फॉर्म। एक होता है नॉन क्रिस्टेलाइन फॉर्म, नॉन क्रिस्टेलाइन फॉर्म, ठीक है। नॉन क्रिस्टेलाइन, पहले क्रिस्टेलाइन की बात करते हैं। इसमें तीन जो है ज्यादा पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन 8th तक आप दो ही चीजों को पढ़ते हो, जिसमें हम डायमंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ जो है जैसे इसमें है फ्लोरीन्स, ये भी जो है ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसका यूज कम दिखाया गया, ज्यादातर डायमंड और ग्रेफाइट को डिस्कस किया गया। आगे है नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म का दूसरा नाम होता है जिसको अमॉर्फस फॉर्म बोला जाता है, एमॉर्फस फॉर्म, ठीक है। इसमें जो है कहने का मतलब है क्रिस्टलाइन फॉर्म वो होता है जो सिस्टेमेटिक मैनर्स में कार्बन को अरेंज किया जाता है, सिस्टेमेटिक सिस्टेमेटिक मैनर्स में कार्बन को अरेंज किया जाता है। लेकिन जो एमॉर्फस फॉर्म होती है, यहाँ पे जो कार्बन है नॉट अरेंज इन सिस्टेमेटिक फॉर्म, नॉट अरेंज इन सिस्टेमेटिक मैटिक फॉर्म, इसको सिस्टेमेटिक फॉर्म में अरेंज नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद जो है एमॉर्फस फॉर्म की बात करूं तो इसको भी आगे फर्दर डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको ये देखो, हम भी इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का जो थीम हमारा डायमंड और ग्रेफाइट के अराउंड ही घूमेगा। तो कहने का मतलब एमॉर्फस फॉर्म में जो आता है वो आता है कोल, कोक, चारकोल, और लास्ट पार्ट आता है लैंप ब्लैक, ठीक है। ये एमॉर्फस फॉर्म आ गई। अब देखो चारकोल को आगे जो है तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करा चारकोल को, तो उसमें वुड चारकोल आती है, वुड चारकोल,
वुड चारकोल, और यहाँ पे शुगर चारकोल, शुगर चारकोल, और साथ में एनिमल चारकोल, ठीक है। अब देखो यहां तक करने के बाद, जैसे मैंने अब बोला था कि आपको कि कार्बन के 2 एलोट्रॉप हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। इसके साथ एक और होता है, देखो सल्फर के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन होता है रोम्बिक, जिसको बोलते हैं रोम्बिक सल्फर, और एक होता है इसका मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर। एक होता है फास्फोरस। फास्फोरस जो है, इसमें भी आपको 2 तरह के देखने को मिल जाएंगे। इसमें एक वाइट होता है, वाइट और येलो कलर का होता है, और एक होता है रेड फास्फोरस, ठीक है। ये इसके एलोट्रॉप हैं। अब देखो, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अब देखो, जो डायमंड है ये प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म है, प्योरेस्ट ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसकी, कार्बन की, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। इसमें होता क्या है कि जो इसका हर एक कार्बन है, ईच कार्बन जो है कार्बन एटम, ये ज्वाइन होता है 4 अदर कार्बन एटम से, 4 अदर कार्बन एटम के साथ अरेंज होता है, ठीक है, बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बीच में इनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ना आसान नहीं होता, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि इनका जो डायमंड का स्ट्रक्चर है, ईच कार्बन एटम जो है 4 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच होता है बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो कहने का मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर देता है। ये देखो, ये इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसको टेट्राहाइड्रन, क्योंकि इसको बोला जाता है टेट्राहाइड्रन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिस ये इस तरह की फॉर्मेशन की वजह से ये रिजिड हो जाता है, काफी रिजिड होता है, ठीक है। और इस ये जो है स्ट्रक्चर जो बनाएगा वो बनाता है 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा, 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। कहने का मतलब, मैंने दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो डायमंड है वो प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसकी, कार्बन की। तो इसका हर एक कार्बन एटम जो है 4 अदर कार्बन के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं आपस में, इन दोनों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इसकी वजह से इसको टेट्राहाइड्रन बोला जाता है, क्योंकि 4 कार्बन एटम है। तो टेट्राहाइड्रन स्ट्रक्चर फॉर्म करने की वजह से ये रिजिड, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, ठीक है। डायमंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, जिसकी वजह से ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट माना जाता है, ठीक है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी। कहने का मतलब है कि मैंने एक प्रॉपर्टी अभी बोली कि जो डायमंड है, डायमंड के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जिसकी वजह से ये बन जाता है नॉन कंडक्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अगर मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो डायमंड और ग्रेफाइट है बने तो दोनों कार्बन से हैं, बट ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है, लेकिन डायमंड जो है बैड कंडक्टर है, तो क्यों है?
तो आप ये लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि जो डायमंड है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो मतलब इनके अरेंजमेंट में फर्क है। अब देखो डायमंड का हम जो कह सकते हो कि यूज कैसे कर सकते हैं या प्रॉपर्टीज कैसी हैं। डायमंड जो है हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग है। ये क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इनमें जो है ट्रांसपेरेंट और स्पार्कल करता है। इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डायमंड जो है स्पार्कल क्यों करता है, तो आप लिखोगे बिकॉज ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। आगे है कि जो ग्रेफाइट है वो पुअर कंडक्टर है। इसका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। दूसरा है इसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट 3930 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, और यहाँ पे इसकी हाई डेंसिटी रहती है। हाई डेंसिटी, ये जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ये एक हिसाब से आपके नोट्स भी हैं, आप ये नोट्स बना लो। अगर आप ये नोट्स अच्छी तरह रिवाइज कर देते हो तो मेरा इतना कहना है कि आप अपनी बुक का बैक एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर पाओगे। अब देखो, जो डायमंड को, जो हम कहते हैं कि डायमंड को अगर हम कट करते हैं, जो इसको कट किया जाता है जिसकी वजह से ये जो है लाइट को स्प्लिट कर देता है, स्प्लिट द लाइट इनटू किसमें, ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो। ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि रेनबो, इसकी वजह क्या है डायमंड की स्पार्कल करने की, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है काफी हाई रहता है, तो ये जो है इसी वजह से स्पार्कल करता है। नियर अबाउट आई थिंक सो 4.2 कुछ होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। डायमंड को जो कट करा जाता है ताकि वो स्पार्कल करे, मतलब प्रॉपर, तो जो स्प्लिट द लाइट इनटू ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सिंथेटिक रेनबो जो है, सिंथेटिक रेनबो नहीं, सिंथेटिक डायमंड। सिंथेटिक होता है मैन मेड, जो हम लोग तैयार करते हैं, एक होता है नेचुरल जो अभी तक पढ़ रहे थे। सिंथेटिक डायमंड कैसे बनाया जाता है। अब इसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, यहाँ पे लिखेंगे मैन्युफैक्चर बाय सब्जेक्टिंग ग्रेफाइट टू ए वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर। काफी हाई टेम्परेचर रखा जाता है, हाई प्रेशर रखा जाता है, तब जाके सिंथेटिक डायमंड जो है बनता है। दूसरा है सिंथेटिक डायमंड और नेचुरल डायमंड का अगर हम पहचान बोले, तो जो कहते हैं नेचुरल डायमंड होता है उसमें जो है वो एक ही तरह का कलर शो करेगा, लेकिन जो सिंथेटिक डायमंड होता है वो डिफरेंट कलर शो कर सकता है। अब देखो यहाँ पे जो है ये इसका अगर पूछा जाए कि डायमंड का लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर कौन सा देश है, तो आप लिखोगे साउथ अफ्रीका। ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आता है। ठीक है। डायमंड जो है कहाँ डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट्स जो है ये जो है इसका, ये ब्राजील में होता है, ब्राजील, कांगो एंड अंगोला। ठीक है। और इनकी जो माइन है वो कहाँ होती है, पाई जाती है। माइंस जो है अगर इंडिया में बात करें तो पन्ना एमपी में। ठीक है। और दूसरा है, इसको गोलकोंडा बोलते हैं, ये कहाँ है, कर्नाटका में।
ठीक है। अब इसके बाद आप लिखो यूजेस ऑफ डायमंड। अभी डायमंड के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यूजेस ऑफ डायमंड, सबसे पहले है कि ये टूल के रूप में यूज किया जाता है। टूल फॉर किसके लिए? कटिंग ग्लास को काटने के लिए इसका यूज किया जाता है। जहाँ इसको ड्रिलिंग रॉक्स में ड्रिलिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है कि ये जो है, जो स्पेस क्राफ्ट की विंडो मेक प्रोटेक्टिव विंडो इन स्पेस क्राफ्ट। ठीक है। स्पेस क्राफ्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। ज्वेलरी के रूप में तो होता ही है, आपने देखा होगा आपके मदर ज्वेलरी डालते हैं तो कई जो है डायमंड की ज्वेलरी वेयर करते हैं, तो वो जो है उसी में। दूसरा है इसका यूज जो है आई सर्जन करते हैं। आई सर्जन टू रिमूव, आपकी आंखों में, कईयों की आंखों में कैटारेक्ट, जैसे ओल्ड एज है उनको कैटारेक्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। कैटारेक्ट फ्रॉम आई विद ग्रेट प्रिसेशन, जिसको प्रिसेशन मतलब एक्यूरेसी, उसके लिए जो है कैटारेक्ट को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा है इसका कि हाई प्रिसेशन जो है थर्मोमीटर में इसका यूज, जहाँ पे एक्यूरेसी देखी जाती है वहां पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है। ये तो सारा डायमंड के बारे में था। अब दूसरी क्रिस्टलाइन नेचर जो है, मैं ग्रेफाइट को करूंगी। ग्रेफाइट लिस्ट कर रही हूँ, इसको भी सी से, इसका सिंबल सी से ही है। दूसरा है कि ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, आप कह सकते हो सॉफ्ट है, ओपेक होता है, डार्क होता है। ठीक है। और एक ग्रीसी सॉलिड होता है, ग्रीजी सॉलिड। ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लें। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके ये 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। कार्बन अरेंज इन पैरेलल लेयर्स होती हैं। लेयर विच कैन इजिली स्लाइड ओवर ईच अदर। जैसे ताश के पत्तों का अगर आप लेयर बनाते हो, ये उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है कार्बन का, कार्बन एटम अरेंज इन हेक्सागन्स। मतलब जैसे ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, यहाँ पे जो है, यहाँ पे कार्बन बना। ठीक है। तो साथ में ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है हेक्सागोनल। ठीक है, फिर आगे अरेंज हो जाता है वापस। तो मतलब ये लेयर्स बनती जाती हैं इसकी। तो ये जो है, यहाँ पे जो 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे काफी स्ट्रांग होता है। एडजेसेंट लेयर होती है, एक को हटाओगे तो सारे के सारे जो है ढह जाएंगे, जैसे ताश के पत्ते होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वीक फोर्सेस होती हैं। फोर्सेस कौन सी होती है? वीक फोर्सेस। ठीक है। अब देखो, अब इसकी प्रॉपर्टीज अगर मैं लिखूं, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि ये सॉफ्ट है, ओपेक है और स्लिपरी है। ये स्लिपरी टाइप होता है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो ये ग्रेइश ब्लैक होता है। जैसे आप पेंसिल का लेड देखते हो, ब्लैक होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज ऑफ इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है। इसकी जो डेंसिटी होती है जो ग्रेफाइट की, वो नियर अबाउट 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है। ये ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट मेल्ट करता है, मेल्ट एट 3700 डिग्री सेल्सियस। ये लस्ट्रस होता है, इसकी चमक होती है। ठीक है, इसको लस्ट्रस बोला जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है। अब इसमें जो है ग्रेफाइट का जो आप बार बार मैं बोल रही हूँ कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड जो है जिसको बोला जाता है ग्राफो। ग्राफो का मतलब होता है आई राइट, जिससे आप लिखते हो। ठीक है, पेंसिल का लेड जो है वो उसके लिए। अब देखो ग्रेफाइट के जो यूजेस हैं कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ये यूजेस लिख रही हूँ इसके। यूजेस फर्स्ट आप लिखोगे पेंसिल लेड, जो आप अपनी पेंसिल है उसको यूज करते हो, वहां पे भी जैसे आप लिख रहे होते हो तो एक के बाद एक लेयर बन रही है, दिस इज ए पैरेलल लेयर। ठीक है, तो वहां से तभी आपका लेड पेंसिल का खत्म होता है। अब लेड पेंसिल ये इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोड मतलब ड्राई सेल में यूज करते हैं, जहां इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है। जहां पे भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाता है। थर्ड इसका है कि मेकिंग क्रूसिबल फॉर कास्टिंग ऑफ मेटल को यहाँ पे पिघलाने के लिए क्रूसिबल यूज किया जाता है। ठीक है। अब देखो ये तो सारे डिफरेंस हो गए, यूजेस हो गए। अब आपको पूछा जाता है कि सिमिलैरिटी बताओ, सिमिलैरिटी बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट में सिमिलैरिटी क्या है, तो तब क्या लिखोगे? डिफरेंस तो हम बहुत सारे दे सकते हैं। अगर आपको सिमिलैरिटी पूछा जाता है तो आप बोलोगे कि इसमें एक सिमिलैरिटी क्या है कि अगर आप इक्वल अमाउंट ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट लेते हो, ठीक है, ग्रेफाइट आर बर्न्ट इन एयर, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, दे प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये जो है एकमात्र जरिया है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने का। तो ये थी इसकी सिमिलैरिटी। अब तो ये वाला जो पूरा वीडियो है वो मैंने डायमंड क्रिस्टलाइन फॉर्म को जो है डेडिकेट किया है, डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, सबके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन आएगा। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो के नोट्स बनाओ, लेक्चर को लिखो, रिवाइज करो, और ये वाले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।